मेरा नाम शालिनी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मुझे पढ़ने लिखने का कोई खास शौक नहीं था, इसलिए 12वीं के बाद पढ़ाई को छोड़ दिया। मेरा ताल्लुक एक खाते पीते खानदान से था। मेरे पिताजी 2 भाई और उनकी एक बहन थी। शुरू से ही मेरे खानदान में जायदाद के खातिर झगड़ा चल रहा था। पापा हर दिन अदालतों के धक्के खाते थे क्योंकि मेरे चाचा और बड़े पापा दोनों हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। मेरे वक्त कुछ इसी तरह गुजर रहे थे कि मुझे खबर मिली कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मानसी की शादी है। मानसी के घर वाले बहुत अमीर थे। मानसी ने स्पेशली मुझे अपने हर फंक्शन में बुलाया था। मैं उसके मेहंदी के फंक्शन में गई तो घर आते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रास्ते में एक तेज रफ्तार से गुजरती हुई गाड़ी मेरे पास रुकी और किसी ने मेरे मुंह पर कपड़ा रखा और मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो अपने आप को एक तहखाने में पाया जहां पहले से ही कुछ लड़कियां मौजूद थी। एक बड़ा सा कमरा था जिसे देखकर मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा कि यह कैद खाना है। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। वह मुझे घूरता ही जा रहा था। मैंने डर के मारे एक लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, किसी न किसी तरह हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं डर के मारे काँप रही थी। मुझे अपने साथ साथ अपने माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी। मेरे बिना उनका तो रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। तभी सभी लड़कियां रो रही थी और बच्चे चिल्ला रहे थे। मैं एक बच्चे के पास बैठी। वो बच्चा मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया। उसे देखकर लग रहा था कि वह गुस्से से जमीन को घूर रहा है और सोच रहा है कि जैसे तैसे मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। मैंने प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम इन जालिमों के हाथ में कहाँ से आ गए? मेरे सवाल करते ही वो बच्चा रोने लगा। तभी कुछ लोग वहाँ पर आए और सभी को भेड़ बकरियों की तरह मारते पीटते हुए कहने लगे, चलो तुम लोगों को कहीं और जाना है। वहाँ तकरीबन 50 लोग कैद थे और उन सभी को कहीं और शिफ्ट होना था। इस अंधेरे कैद खाने में सूरज को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। कुछ पता नहीं चलता था कि कब सुबह होती और कब शाम। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से जबरन सप्लाई का काम भी लिया जा रहा था। अब मुझे इस दिन का डर था जिस दिन ये लोग मुझे भी इस घिनौने काम में लगा देंगे। अक्सर हम जिन चीज़ों से डरते हैं हमारे साथ वही होता है। अब ये लोग यहाँ मौजूद सभी लोगों को नशे का आदी बना रहे थे। एक दिन मुझे भी एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। जो लड़का इंजेक्शन देता था, मैं उसके पास जाने लगी और उससे अपने माँ बाप की सारी बातें शेयर की और खूब रोई। मुझे यकीन था कि यह हादसा होने के बाद मेरे माँ बाप जीते जी मर गए होंगे। पता नहीं लोगों ने मेरे माँ बाप को क्या क्या सुनाया होगा। उस लड़के जिसका नाम रोहित था, उसने मुझसे वादा किया कि एक न एक दिन वह मुझे यहाँ से निकाल देगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, किसी ने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। कहते हैं खराब वक्त गुजर ही जाता है, लेकिन जिस पर गुजर रहा हो उसे ही पता चलता है कि वक्त कैसे गुजरता है। एक रोज़ हम लोगों की निगरानी पर जो शख्स रखा गया था, अचानक उसे चक्कर आया और वह गिरकर बेहोश हो गया। मौके का फ़ायदा देख मैं वहां से भाग निकली। यह सुनसान रास्ता था। सड़क के साथ घना जंगल लगा हुआ था। मैं इस जंगल में घुस गई और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकली। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सड़क पर जाती गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रात के इस वक्त कोई लिफ्ट देने को तैयार नहीं था। मैंने पैदल ही वहां से चलना शुरू किया, लेकिन 2 दिन से भूख और नशे की हालत की वजह से मेरा चलना मुश्किल हो गया था।
थोड़ी ही दूर चलने पर मैं बीच रास्ते में बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे पास एक डॉक्टर और 2 पुलिस वाले खड़े थे। मुझे होश में आते ही पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने लगे। मैं डर गई थी कि कहीं जिस मुश्किल से निकली हूँ उसमें दोबारा न फंस जाऊँ, इसलिए मैंने झूठ बोलना बेहतर समझा। लोगों ने मेरे घर का पता लिया और मुझे मेरी माँ के पास पहुँचाया। मेरी माँ आज 6 महीने बाद बोली थी। जब मैंने उन्हें देखा, जब मैं अगवा हुई थी, तो लोगों ने मेरे माँ बाप को ताने मारना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी बेटी तो बदचलन थी, इसलिए घर से भाग गई। मेरे पिता यह बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर एक दिन वह इस दुनिया छोड़कर चले गए। मेरी माँ बेटी और पति के गम में दिमागी तौर से बीमार हो गई थी और आज जब वह मुझे ठीक से पहचानने लगी तो लोग बातें बनाने लगे। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब मैं घर आई तो पता चला कि इस समाज को सिर्फ लड़कियों का घर से भागना याद रखना है। किसी ने अगवा कर लिया यह नहीं दिखता। हर शख्स अपनी ऐनक लगाकर बैठा रहता है और सब अपनी नज़र और सोच के मुताबिक दूसरों पर बातें करना शुरू कर देते हैं। मेरे घर आते ही आज पड़ोस के लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो गए और मुझ पर सवालों की बारिश होने लगी। वह लड़का कौन है जिसके साथ तुम भागी थी? तुमने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप यह दुनिया छोड़कर चले बसे। मैंने अपनी सफाई देनी चाही पर किसी ने मेरी एक न सुनी, इसलिए मैं चुप हो गई। लोगों ने मेरी माँ से कहा, अगर तुम अपनी इस बदचलन बेटी को घर पर रखोगी तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी माँ ने इन सब लोगों की बातें सुनी पर उन्होंने भी किसी से कुछ कहना उचित नहीं समझा। उन्हें पता था कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा और हम गांव छोड़कर शहर चली आए। शहर में मेरी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। रात के 10 बजे हम उनके घर पहुँचे। अचानक हमें अपने घर के दरवाजे पर देखकर मेरी माँ की सहेली सविता आंटी घबरा गई। उन्होंने हमें घर के अंदर बुलाया और एक कमरे में बैठाया। अभी हम सब बातें ही कर रहे थे, तभी मैंने देखा कि सविता आंटी का एक बेटा भी वहाँ आया। सविता आंटी के बेटे अतुल की उम्र लगभग 23 साल थी, लेकिन वह बच्चों की तरह व्यवहार करता था। सविता आंटी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत ही काबिल और पढ़ा लिखा इंसान था। वह अपने कॉलेज का बेस्ट प्लेयर था, पर एक बार मैच खेलने के दौरान किसी खिलाड़ी ने उसके सिर पर भारी चीज मार दी। वह बेहोश होकर गिर पड़ा और पूरे 1 महीने अस्पताल में रहा। उसकी हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन उसके दिमाग का एक हिस्सा खराब हो गया, जिसकी वजह से वह अब बच्चों की तरह व्यवहार करता है। हम माँ बेटी सविता आंटी के घर रहने लगी। अतुल सारा दिन अपने कमरे में पड़ा रहता था, अपनी माँ से जिद करके अपनी बात मनवाता। अतुल मुझसे घुल मिल गया था। वह मुझसे देर रात तक बातें करता। धीरे धीरे हमारा वक्त अच्छे से गुजरने लगा। सविता आंटी का हम पर बहुत बड़ा एहसान था, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमें अपने घर पर पनाह दी। यह हमारे लिए बहुत था। मेरी माँ सविता आंटी के साथ लोगों के कपड़े सिलने लगी और मैं घर के काम करती। कुछ दिन बाद मेरी माँ की सहेली ने माँ से एक अजीब सी फरमाइश कर दी। वह चाहती थी कि मैं अतुल से शादी कर लूँ। मेरी माँ ने सविता आंटी से कहा, अपने घर में पनाह देने की इतनी बड़ी कीमत मत मांगो। लेकिन सविता आंटी ने शर्त रख दी, या तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो या हमसे अलग होकर कहीं और बंदोबस्त कर लो। सविता आंटी की यह शर्त सुनकर अब तो हमें अपने नसीब पर भी भरोसा नहीं रहा। मेरी माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी अतुल से नहीं होने दूंगी, क्योंकि वह पागल है। लेकिन पता नहीं क्यों अतुल के साथ रहते रहते मुझे उससे लगाव हो गया था। वह जैसा भी था मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने माँ को समझाते हुए कहा, माँ, अगर हम यहाँ से निकले तो हम फिर कहाँ जाएंगे? हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। यही बेहतर होगा कि हम सविता आंटी की बात मान लें।
मैंने इस फैसले पर माँ रोती रही। मेरी एक ही बेटी थी और नसीब कैसा लेकर आई। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर देर तक रोती रही। कुछ दिन बाद मेरी शादी अतुल से करवा दी गई। मेरी माँ मेरी शादी पर बहुत रोई, लेकिन मैं क्या करती। मजबूरी ने मुझे यह सब करने पर मजबूर किया। दिन इसी तरह गुजरते गए। अतुल मुझे अपना दोस्त मानता था, पर पत्नी का क्या मतलब होता है यह उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन एक भिखारिन मेरे दरवाजे पर आई और खाने की भीख मांगने लगी। मैंने उसे पेट भर खाना खिलाया। उसने कहा, तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। उसकी बात पर मैं हंस पड़ी। मेरे नसीब में तो एक पागल पति था। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। मैंने इस भिखारन को खाना खिलाया तो उसने कहा, जा बेटी, तेरा पति तुझे बेइंतहा प्यार करेगा। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि अतुल के हालत में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा। हमने उसका इलाज दोबारा से शुरू करवाया। इस बार डॉक्टर को भी पूरी उम्मीद थी कि अतुल जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा दिन अतुल की देखभाल में निकल जाता, लेकिन मेरी मेहनत रंग लाई और अतुल की हालत में सुधार होने लगा। अब वह पहले से बेहतर हो गया, लेकिन अतुल के ठीक होते ही पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया कि वह मुझे नफरत करने लगी और अतुल को मेरे प्रति भड़काने लगी। इन बुरे हालातों में भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरी माँ के इलाज में मेरे ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया। अचानक मेरी माँ यह दुनिया छोड़कर चल बसी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। ससुराल में रहने का ठिकाना तो था, लेकिन मेरा अपना कोई नहीं था। मेरी माँ के गुजरते ही मेरी सास का अत्याचार मेरे ऊपर बढ़ गया। वह मेरे पति अतुल से कहकर मुझे बहुत सारी बातें सुनवाती। अतुल पहले से बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन वह अपनी माँ के हाथों का खिलौना बन गया था। उसकी माँ जैसे कहती वह उनके इशारों पर चलता। हम पति पत्नी अजीब रिश्तों से जुड़े हुए थे। साथ होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं थे। हमारा रिश्ता बस यूं ही चल रहा था कि एक दिन मेरी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। अचानक मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन माँ बनने की खबर सुनकर मुझे थोड़ी भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि मेरे और अतुल के रिश्ते में जो दरार थी वह हमारे आने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं थी। मेरे मन में यह डर था कि पता नहीं अतुल अच्छा बाप बन पाएगा या नहीं। जो इंसान अच्छा पति नहीं बन पाया वह अच्छा बाप कैसे बन सकता है। इसी डर की वजह से मैं अपने बच्चों को इस दुनिया में लाने से डर रही थी। मैंने अपने मोहल्ले की एक औरत जो सरकारी अस्पताल में नर्स थी उससे मदद मांगी। वह मेरी मदद करने को तैयार हो गई, लेकिन अस्पताल जाने के बाद पता चला कि मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर हमने इस बच्चे को गिराने की कोशिश की तो मेरी जान को खतरा हो सकता था। मैं अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आई। वो 9 महीने कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और दूसरी बेटी। बच्चों को देखकर मेरे मन में अजीब सी खुशी थी। अपने बच्चों को देखकर मेरी ममता तड़प उठी और मैंने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बच्चों की पैदाइश के बाद अतुल और मेरी सास का रवैया पहले से कुछ बेहतर हो गया था। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। जब मेरे बच्चों ने मुझे माँ कहकर पुकारा, यह बात वही लोग समझेंगे जिनका अपना कोई नहीं होता। एक दिन मेरी सास और मेरे पति अतुल किसी काम से बाहर गए थे, पर वापसी के समय उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उन दोनों की मौत हो गई। उनके मौत की खबर सुनकर मैं फिर से एक बार टूटकर चकनाचूर हो गई। वह दोनों मेरे लिए कैसे भी थे, पर वही लोग तो मेरे बच्चों का सहारा थे। यह सब सोच सोचकर सारी रात मुझे नींद नहीं आई कि हमारा गुजर बसर कैसे होगा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह कुछ दिन चली, फिर धीरे धीरे हमारे घर में खाने के लाले पड़ने लगे। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रह सकती। मैं अगर
बगल के मोहल्लों में काम कर अपने बच्चों का पेट पालने लगी। लेकिन एक अकेली औरत का कोई सहारा नहीं होता और लोग उसे बेइज्जत करने पर तुले रहते हैं। जब मैं लोगों के घर काम करने जाती तो वहाँ के मर्द मुझे गंदी निगाहों से घूरते। एक दिन यूं ही भटकते भटकते मुझे पता चला कि एक आदमी को ड्राइवर की ज़रूरत है। मुझे गाड़ी चलाना पहले से आता था। जब मैं किडनैप हुई थी तब ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वक्त आने पर हम गाड़ी चलाकर भाग सके। लेकिन परेशानी वही थी कि मुझे एक मर्द की गाड़ी चलानी थी। इसलिए मैंने अपना हुलिया बदल लिया और अपने आप को मर्द की पोशाक में डाल दिया। कोई मुझे देखे तो यही समझे कि मैं एक मर्द हूँ। मैं उस आदमी की गाड़ी चलाने लगी और हमारे बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। गाड़ी चलते चलते मेरा सफ़र भी अच्छा गुजर जाता था। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उन्होंने बताया, एक लड़की थी जिससे प्यार करता था, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि मैं उसे ढूंढ नहीं सका। वह किस्मत की मारी थी, पर पता नहीं किस हाल में होगी। साहब ने कहा, अगले दिन मैं उस लड़की की तस्वीर तुम्हें दिखाऊंगा। अब मुझे अगले दिन का इंतजार था और उस लड़की के किस्मत के बारे में सोच रही थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, क्योंकि कोई शख्स उससे 7 साल से मोहब्बत करता था। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़कर जब मैं साहब को लेने गई तो कुछ दूर जाकर मैंने उनसे कहा, मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाइए, आखिर कौन है खुशनसीब। उन्होंने जब उस लड़की की तस्वीर निकाली और मुझे दिखाई तो तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले के ज़मीन खिसक गई। वह शख्स तो मेरी ही तस्वीर मुझे दिखा रहा था। यह तस्वीर तब की थी जब मैं अगवा हुई थी। पता नहीं कैसे इस तस्वीर को निकाला गया था। गाड़ी अचानक ब्रेक लगने से रुकी। साहब ने कहा, गाड़ी ध्यान से चलाओ। उसे क्या पता था कि मैं किस ध्यान में थी। उसने मुझे बताया कि 7 साल पहले वह गैंग का हिस्सा था। उसका पिछला रिकॉर्ड एक क्रिमिनल का था, लेकिन फिर एक दिन उसने एक चेहरा देखा जिसे देखकर उसने खुद से वादा किया कि वह इस दलदल से निकलेगा और उस मासूम लड़की को भी निकालेगा। उसने बताया, मैं वहाँ पर मौजूद लोगों को नशे का आदी बनाता था, लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो उसके प्यार में खो गया। फिर मैं पुलिस का सरकारी गवाह बन गया। साहब की बातें सुनकर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी। मैं ही वह लड़की हूँ जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं। रौनक ने मुझे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुखों को दूर करूँगा और तुम्हारे बच्चों को भी अपना लूँगा। कुछ दिन बाद रौनक और मैंने शादी कर ली। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने दुख झेले थे उन सब को दूर कर दिया और रौनक ने मेरे दामन में खुशियाँ भर दी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।